वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। और देखिए, बाल विकास में आज हमें पढ़ना है अधिगम के नियम। चैप्टर का नाम है अधिगम के नियम। ये चैप्टर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जरूर जाते हैं। और देखिए, ये डीएलएड के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ ही देखिए, अगर आप सीटेट आगे चलकर भी सीटेट देंगे, तो ये सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको बहुत ही आराम से और अच्छे से समझना है, और साथ ही साथ नोट करते रहना है। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो नियम है, अधिगम के नियम, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है? हम क्या पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो चलिए, थॉर्नडाइक एक महान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है? जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो आज भी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। ये जो 3 नियम हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? इनको आपको लिखते रहना है। चलिए देखते हैं कौन से ये 3 नियम हैं। तो देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सीखने के नियम। तो पहला नियम है प्रभाव का नियम। तो देखिए, प्रभाव का नियम क्या कहता है? यदि किसी क्रिया के बाद सुखद परिणाम मिलता है, तो उस क्रिया को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है? अगर देखिए, अगर कोई काम अगर बच्चा कर रहा है, ठीक है? अगर कोई बच्चा देखिए ऐसा काम कर रहा है जिसका देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो देखिए उस काम को बच्चा दोबारा दोहराएगा। ठीक है? और यदि किसी क्रिया के बाद अप्रिय परिणाम मिलता है, यानी अगर कोई कार्य ऐसा कर रहा है जिससे देखिए नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उसको दोबारा वो दोहराएगा नहीं। तो देखिए, तो उस क्रिया को दोहराने की संभावना घट जाती है। यानी तब अगर नेगेटिव परिणाम मिल रहा है, तो उस कार्य को करने की जो संभावना है, वो घट जाती है। ठीक है? तो उदाहरण से समझिए, अगर छात्र पढ़ाई के बाद प्रशंसा या पुरस्कार पाता है, तो वह और मन लगाकर पढ़ेगा। देखिए, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे, तो देखिए अगर जो टीचर हैं, अगर आपकी तारीफ़ करते हैं, यानी आपकी अगर प्रशंसा करते हैं या कोई पुरस्कार देते हैं, तो देखिए आप और मन लगाकर अच्छे से पढ़ते होंगे। उसी प्रकार देखिए बच्चा है, अगर बच्चे को आप पढ़ाते वक़्त अगर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, यानी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है? या उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही पुरस्कार दे रहे हैं, तो बच्चा देखिए विषय वस्तु को और मन लगाकर पढ़ेगा। चलिए अब अगला नियम समझते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं, अभ्यास का नियम। ठीक है? देखिए, यदि कोई कार्य को जितना अधिक अभ्यास से किया जाएगा, यानी अगर किसी कार्य को आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ठीक है? वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप उस कार्य में मेहनत करेंगे, वो कार्य देखिए उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रॉन्गली कर पाएँगे। ठीक है? और यदि अभ्यास नहीं किया गया, तो वह धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा। अगर देखिए अभ्यास नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या है, वो आप उसको भूलते जाएँगे। तो इसको देखिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे गणित के सवाल रोज अभ्यास करने पर आसानी से हल हो जाते हैं। जैसे गणित को अगर आप जितना ज़्यादा देखिए सॉल्व करते होंगे, लगाते होंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आती होगी, ठीक है? लेकिन अगर अभ्यास ना करने पर भूलने लगते हैं, जैसे अगर आप अभ्यास ना करें, तो धीरे-धीरे क्या होता है, गणित देखिए आप धीरे-धीरे भूलने लगते हैं। उसी प्रकार अदर सब्जेक्ट भी हैं। अगर जिस सब्जेक्ट का आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपको आने लगेगा। अगर उसका अभ्यास आप नहीं करेंगे, यानी रिवीजन उसका नहीं करेंगे, तो धीरे-धीरे आप क्या है, वो विषय वस्तु भूलते चले जाएँगे। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप रिवीजन करते रहिए। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है तत्परता का नियम। तीसरा नियम क्या है? तत्परता का नियम। जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है, तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब अगर किसी कार्य को करने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं, यानी एक्साइटेड हैं कि हाँ, वो कार्य मुझे करना है, तो देखिए वो कार्य आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। ठीक है? लेकिन जब व्यक्ति तैयार नहीं होता और उसे मजबूर किया जाता है, तो असंतोष उत्पन्न होता है। यानी अगर किसी कार्य को करने के लिए आप देखिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं और आपका मूड नहीं है, यानी आपका मन नहीं है उस कार्य को करने के लिए, तो अगर ज़बरदस्ती करवाया जाए, तो आप देखिए उस कार्य को आप अच्छे से नहीं कर पाएँगे, ना ही आपका मन लगेगा कार्य को करने में। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको भी। तो देखिए, अगर बच्चा खेलने के मूड में है और उसे ज़बरदस्ती पढ़ने को कहा जाए, यानी बच्चा अगर खेलने के मूड में है, तो अगर उसको आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि पढ़ने के लिए, तो वह ना तो ठीक से पढ़ेगा और ना ही सीखेगा, ठीक है? अगर आप ज़बरदस्ती उसे करेंगे कि हाँ, पढ़ो, तो देखिए वो ना तो ठीक से पढ़ेगा और ना ही उसमें कुछ सीख पाएगा।
इसीलिए देखिए अगर मूड अच्छा है, ठीक है, यानी पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, तो देखिए आप जब पढ़ते होंगे तो जो भी आप पढ़ते होंगे वो सारा कुछ समझ में आता होगा। लेकिन जब आपका मूड सही नहीं होगा, यानी आपके पढ़ने का मन नहीं है, तो अगर जबरदस्ती बैठ के पढ़वाया जाए तो आप वो विषय वस्तु को सीख नहीं पाएंगे। यही कहता है तत्परता का नियम। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 3 नियम। वो कौन से नियम हैं? तो पहला नियम हमने पढ़ा प्रभाव का नियम, दूसरा पढ़ा हमने अभ्यास का नियम और तीसरा नियम हमने पढ़ा तत्परता का नियम। देखिए हमने देखिए हमने इनको बताने में देखिए काफ़ी सरल भाषा का प्रयोग किया है। जैसे देखिए आप लोगों ने एक ही बार में समझ लिया होगा और किताब से अगर इसको पढ़ते तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा लिखा है और कुछ समझ भी नहीं पाते। चलिए अब आगे समझते हैं सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व। यानी थांडाई के नियमों का शैक्षिक महत्व इस प्रकार है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। यानी देखिए जो ये सीखने के नियम हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। यानी इसमें शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। किसको? चाइल्ड सेंटर्ड को। पढ़ाई में रोचकता और जुड़ाव आता है। यानी इसमें पढ़ाई में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और एंगेज होते हैं। यानी जुड़कर पढ़ाई करते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। प्रभावी, व्यावहारिक और वैज्ञानिक शिक्षण संभव होता है। यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। अगला है देखिए शिक्षक विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को ध्यान में रखकर शिक्षण कर पाते हैं। यानी इसमें देखिए विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को देखते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो पहली विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यह विधि जॉन ड्यूबी की देन है। यानी इस विधि को किसने दिया था? तो जॉन ड्यूबी ने। विद्यार्थी स्वयं करके यानी स्वयं कार्य करके अनुभव से सीखते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, खुद मिट्टी के बीज बोकर पौधे उगाना, विज्ञान प्रयोग करना आदि। इसका देखिए शैक्षिक महत्व क्या है? तो देखिए इसका शैक्षिक महत्व है स्थायी ज्ञान प्राप्त करना, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे क्या है? स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और रचनात्मकता बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है देखिए अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखना। बच्चे अपने आसपास के बड़ों, शिक्षकों या साथियों को देखकर उनकी गतिविधियों की नकल करके सीखते हैं। यानी बच्चे जो हैं बड़ों को देखकर, शिक्षकों को देखकर और अपने साथियों को देखकर सीखते हैं। जैसे बच्चा शिक्षक की बोली, चाल-ढाल या संस्कारों को अपनाता है। ठीक है? तो देखिए ये रहा अनुकरण द्वारा सीखना। जितना हम लिखवा रहे हैं बस आपको इतना ही लिखना है। सारी चीज़ इसी में क्लियर हो जाएँगी। फालतू का कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। इसका देखिए शैक्षिक महत्व क्या है? नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार का विकास। यानी इससे क्या होता है? नैतिक शिक्षा और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। आदर्श प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। ठीक है? इसमें टीचर को देखिए बिल्कुल आदर्शवादी होकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। ठीक है? अगली विधि है देखिए परीक्षण एवं त्रुटि द्वारा सीखना। ठीक है? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इस विधि को थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। यानी इस विधि को किसने दिया? त्रुटि द्वारा सीखना थॉर्नडाइक ने। विद्यार्थी गलतियां करके सीखते हैं कि कौन सा तरीका सही है। यानी पहले विद्यार्थी गलती करते हैं, फिर दोबारा इसके बाद सीखते हैं। ठीक है? उदाहरण देखिए, बच्चा जब नई साइकिल चलाना सीखता है, तो गिरते-पड़ते अभ्यास करता है। यानी जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले देखिए वो काफ़ी बार-बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन धीरे-धीरे क्या है वो अभ्यास के द्वारा उस साइकिल को चलाना सीख जाता है। इसका देखिए शैक्षिक महत्व क्या है? अनुभव से सीख मिलती है। यानी जब आप गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो आपको देखिए अनुभव मिलता है और उस गलती से आप दोबारा सीखते हैं। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। यानी जब आप गलती करते हैं, ठीक है? तो उसका देखिए उसके बारे में सोचते हैं और उस समस्या को सॉल्व करते हैं। फिर उससे देखिए समाधान भी ढूँढ लेते हैं। यानी इससे क्या है, जब आप गलतियाँ करते हैं तो समस्या का समाधान भी ढूँढ लेते हैं। अगली विधि है देखिए निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो देखिए छात्र ध्यान पूर्वक देखकर चीजों को समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है? यानी छात्र क्या है किसी भी चीज को बहुत ध्यान पूर्वक देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको सीखते हैं। जैसे उदाहरण, बच्चा प्रयोगशाला में शिक्षक को रसायन मिलाते हुए देखता है और उसे समझता है। यानी जब भी यानी आपने जब भी देखा होगा जब स्कूल टाइम आप क्लास 11th या 12th में होंगे, ठीक है? तो आपने देखिए जो प्रैक्टिकल के दौरान जब टीचर प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक करवाता है, तो पहले टीचर करके दिखाता है, फिर आप टीचर को देखते हैं, फिर उसी के आधार पर आप भी करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम, समझते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या है?
तो चलिए समझते हैं, एकाग्रता और समझने की शक्ति का विकास होता है। इसका शैक्षिक महत्व क्या है? यानी इसमें एकाग्रता बढ़ती है और समझने की शक्ति का विकास होता है और व्यावहारिक ज्ञान मिलता है। इसमें देखिए जब आपस में मिल-जुल कर कार्य करते हैं, तो इससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। चलिए अब अगली विधि है सामूहिक विधि द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू ग्रुप मेथड। ठीक है? सामूहिक विधि द्वारा सीखना। छात्र समूह में मिलकर चर्चा, कार्य और समस्या समाधान करते हैं, ठीक है? यानी सामूहिक विधि में क्या है, छात्र मिलकर आपस में समस्या का समाधान करते हैं, चर्चाएँ करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए, 5 या 6 बच्चों का समूह मिलकर पोस्टर बनाना या कहानी पूरी करना, ठीक है? अगर कोई पोस्टर जैसे बनाना है तो 5-6 बच्चे मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर उस पोस्टर को बनाते हैं और आपस में मिलकर कहानी भी बनाते हैं, ठीक है? तो देखिए इसका शैक्षिक महत्व क्या है? सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना आती है। यानी सामूहिक विधि में सहयोग, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। सामाजिकता का विकास होता है, ठीक है? यानी सामाजिकता का भी विकास होता है। अगर देखिए आप जो चाहें तो ये जो हम शैक्षिक महत्व हर विधि में हमने जो लिखा है, तो आप चाहें तो ये इसे सामूहिक विधि में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अगली विधि समझते हैं, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है? यानी प्रोजेक्ट मेथड। छात्र किसी कार्य को योजना बनाकर स्वयं करते हैं, यानी छात्र क्या करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, फिर उस कार्य को स्वयं करते हैं और अंत में रिपोर्ट या परिणाम प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए, जल संरक्षण पर प्रोजेक्ट, यानी जानकारी इकट्ठा करना, चार्ट बनाना, रिपोर्ट तैयार करना। जैसे जल संरक्षण पर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहले देखिए छात्र क्या करेंगे, ये पहले जानकारी को इकट्ठा करेंगे, फिर इसके बाद चार्ट बनाएँगे, फिर रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है? अब चलिए इसका समझते हैं शैक्षिक महत्व। तो देखिए अनुसंधान और स्वावलंबन की भावना विकसित होती है, ठीक है? और विषय को गहराई से समझना, यानी इसमें देखिए छात्र क्या करते हैं, विषय को गहराई से समझते हैं। चलिए अगली विधि है समूह अधिगम, यानी ग्रुप लर्निंग, ठीक है? छात्र एक दूसरे से सीखते हैं। इसमें जो है छात्र हैं, आपस में मिल-जुल कर सीखते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। यानी जो टीचर है, वो केवल बच्चों को गाइड करता है, ठीक है? समझाता है। तो उदाहरण देखिए, एक ग्रुप को गणित की एक कठिन समस्या दी जाती है, यानी एक ग्रुप में कोई ग्रुप है ए, ठीक है? उसको एक गणित की देखिए एक कठिन समस्या दी जाती है, तो सभी मिलकर हल करते हैं, यानी वो एक ग्रुप में जितने भी बच्चे होते हैं, सब मिलकर उस समस्या को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका शैक्षिक महत्व क्या है? देखिए टीम वर्क और परस्पर सम्मान, यानी इसमें देखिए बच्चों का टीम वर्क की भावना का विकास होता है और परस्पर सम्मान, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। सभी का भागीदारी से विकास होता है, यानी एक जब बच्चे आपस में टीम वर्क काम करते हैं, ठीक है? टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं, तो बच्चे देखिए भागीदारी के साथ काम करते हैं, ठीक है? चलिए हमने देखिए 7 विधियाँ पढ़ी, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। कितनी पढ़ी? 7। अब इनसे संबंधित देखिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो चलिए प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्न करते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। तो देखिए पहला प्रश्न है, करके सीखना की अधिगम विधि किस शिक्षा विधि से संबंधित है, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है करके सीखना। तो देखिए थॉर्नडाइक या जॉन डीबी या पियाजे या स्किनर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जॉन डीबी। कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी जॉन डीबी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न एवं त्रुटि की विधि किसने दी? तो देखिए स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने या वाटसन ने। कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो देखिए उत्तर सही होगा देखिए ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये विधि किसने दी? प्रयत्न एवं त्रुटि थॉर्नडाइक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का बड़ों के व्यवहार की नकल करना किस अधिगम विधि का उदाहरण है? यानी बच्चे जब बड़ों को नकल करके सीखते हैं, तो वो कौन सी विधि है? अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है निरीक्षण, अगला ऑप्शन बी है अनुकरण या प्रयोग या प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिए अनुकरण के माध्यम से जब बच्चे देखिए बड़ों की नकल करके सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकरण विधि। ठीक है? तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब छात्र मिलकर किसी कार्य को करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत अधिगम, निरीक्षण अधिगम, समूह अधिगम या प्रयोगात्मक अधिगम। तो देखिए इसमें होगा समूह अधिगम। ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन-सी विधि अधिगम को वास्तविक अनुभव से जोड़ती है? तो देखिए अनुकरण विधि या प्रोजेक्ट विधि या व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि, यानी कौन-सी विधि अधिगम को वास्तविक अनुभव से जोड़ती है? तो देखिए प्रोजेक्ट विधि। तो कौन-सा ऑप्शन सही होगा? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है? यानी बी ऑप्शन सही होगा प्रोजेक्ट विधि।
इसमें देखिए हमने उत्तर भी लिख दिया, अगली बार ऐसा नहीं करेंगे, उत्तर नहीं देंगे साहब। अगला प्रश्न है, बच्चा गिरकर चलना सीखता है, यह किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? यानी बच्चा जब गिरता है फिर चलना प्रारंभ करता है, तो यह किस अधिगम का सिद्धांत है? ठीक है, कौन सा इसमें लग रहा है सिद्धांत? निरीक्षण, अनुकरण या प्रयत्न एवं त्रुटि या अंतर्दृष्टि? तो देखिए प्रयत्न और त्रुटि, यानी बच्चा पहले प्रयत्न कर रहा है, गलतियां कर रहा है, फिर सीख रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन में क्या प्रयुक्त होता है? यानी स्मरण, अनुकरण, ध्यान पूर्वक देखना या सुनना? तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान पूर्वक देखना। तो सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बच्चा शिक्षक के व्यवहार की नकल करता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरीक्षण द्वारा अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या व्याख्यान विधि? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए निरीक्षण द्वारा अधिगम होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, रटंत ज्ञान, सामाजिक विकास या मौखिक विकास या किताबें पढ़ना? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोजेक्ट विधि। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि में होगा सामाजिक विकास। इसमें क्या होता है? सामाजिक विकास। ऑप्शन बी सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस विधि में छात्र सीखने की योजना स्वयं बनाते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है समूह चर्चा, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट विधि या ऑप्शन डी है अनुकरण विधि? तो देखिए इसमें होगा प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। हाँ, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और डेली डेली देखिए जो जितना हम आप पढ़ा रहे हैं वो डेली डेली आप रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ लिखते रहिए। जब ज़्यादा जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो भी विषय आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा तैयार होता जाएगा। और सिलेबस की आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों में हम सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए साथ ही एक बात हम आपको बता दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली हम कहना जाते हैं भूल। तो आप मत भूलिए, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है?